हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारे सेशन है ये है स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5th। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, उससे आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कैसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप वो सीरीज़ देखते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सीरीज़ उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि अपना IELTS एग्ज़ाम देने वाले हैं, DED स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर रात 9 बजे हम टेस्ट सीरीज रखते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में कॉज इन, मतलब कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में कॉज इन द बेबी, मतलब कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये मधुमेह के बारे में बात कर रहा है, डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। और डायबिटीज़ किसको हो जाए, यदि अगर डायबिटीज़ माँ को हो जाए तो उसका प्रभाव बच्चे पर क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे को क्या हो सकता है, ओबेसिटी मतलब कि मोटापा हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कि बौद्धिक विकलांगता हो सकती है, मेंटल इलनेस मतलब कि मानसिक बीमारी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, किससे बचने के लिए, अपना फैट लॉस करने के लिए या फिर शुगर की बीमारी से बचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन का आंसर जो है, अगर माँ को डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि बच्चा ओबीज हो जाए, ओबेसिटी हो जाए, मतलब कि उसे मोटापा हो जाए, बच्चा जो है ओवरवेट हो जब उसका जन्म हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शुगर की बीमारी से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैल न्यूट्रिशन भी नहीं होता है, और इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिससे हमें बौद्धिक अक्षमता हो जाए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स, पुअर न्यूट्रिशन, ये तो मैम ने बताया था कि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, तो ये ऑप्शन हम कंसीडर करते हैं। डिफ़िकल्टी इन डिलीवरिंग, यस फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के गले में ना ट्यूब फंस जाती है। ठीक है, तो क्या होता है जब डिलीवरी के टाइम पे ना वो जो जैसे बच्चे को बाहर निकलना होता है, वो पुश करता है अपने आप को बाहर निकलने के लिए, तो वो गले पर ना कस जाती है। कसने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन में नहीं जाती है। तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है जो कि हमें डिलीवरी के टाइम पर हो सकती हैं, जिसके कारण से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होने का चांस रहता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ब्रेन फीवर, देखिए जी, माँ को अगर बुखार हुआ, बहुत ज़्यादा अगर बुखार हुआ, हाईएस्ट फीवर हुआ, उसे हाई फीवर हुआ माँ को, तो बच्चे के दिमाग में वो वाली गर्मी चढ़ सकती है और उसको कहते हैं हम दिमागी बुखार। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद लिखा है ब्लैक मैजिक और कर्मा, क्या आप विश्वास करते हैं काले जादू पे या फिर कर्म पे। देखिए, पहले जब ये स्पेशल एजुकेशन फील्ड इतनी ज़्यादा चर्चित नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में नहीं आई थी, तो फ्रेंड्स क्या कहते थे, पहले लोगों का मानना क्या था कि शायद इस पर कुछ काला जादू हुआ है या फिर इसके बुरे कर्मों का फल है, ये बच्चा जो है बुरे कर्मों का फल है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि नॉट लिखा है नहीं, कि नहीं है कारण। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि पुअर न्यूट्रिशन भी कारण होता है, डिफ़िकल्टी डिलीवरी भी होता है, ब्रेन फीवर भी होता है, बट हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये बात सत्य नहीं है। इस चीज़ को अब नेग्लेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ही हटाया जाता है। ये एक ऐसी सोच को दर्शाता है इंसान की कि ये जो इंसान है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं सोचता है। और ब्लैक मैजिक या फिर कर्मा जैसे शब्दों को डिसेबिलिटी फील्ड में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है, ये एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेक श्योर कि अगर आपके सामने भी ऐसा कोई जिक्र करे इन सब चीज़ों का, तो आपको भी नेग्लेक्ट ही करना है एज बीइंग द मेंबर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ क्वेश्चन रिक्वायरिंग अ पिक्चर द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड शुड बी आस्क्ड टू। देखिए जी, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ड्राइंग के रूप में देंगे बच्चे, ड्राइंग के रूप में देना है, उन्हें चित्र बनाना है, ठीक है। पर अब पूछा आपसे जा रहा है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो विजुअली हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, जिनको दृष्टि बाधिता है, वो आंसर कैसे देंगे। फ्रेंड्स, उनको दिखता तो है नहीं, तो वो कलर्स कैसे भरेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो ड्रॉ कैसे कर पाएंगे, जब उन्हें अपने विजन से मतलब दिखेगा ही नहीं, तो वो ड्राइंग कैसे कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी होगी उन्हें ड्राइंग करने में, ठीक है। शेप्स वेप्स का उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है कि टीचर क्या बोलेगी एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को कि आप आंसर कैसे दीजिए, ठीक है। नरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिक्चर, जी हाँ, चित्र की अवधारणा का वर्णन कर दे। पिक्चर ना बनाकर आप क्या करें, उसके बारे में बता दें, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। ड्रॉ द पिक्चर, क्या आप एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को बोलेंगे कि चित्र ही बनाए, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके बाद ओमिट द क्वेश्चन, प्रश्न ही छोड़ दो, नहीं, हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें सबको समान लेके चलना है, ठीक है। नीड नॉट राइट एनीथिंग, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं किसी भी बच्चे को। तो हमारा जो आंसर है वो है नरेट द कॉन्सेप्ट। आप विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे से कहें कि आप जो है पिक्चर के बारे में बता दें कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट दैट इज़ फिजिकल सोशल, यहाँ पे इज़ नहीं आना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट दैट इज़ फिजिकल सोशल मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द एम ऑफ एजुकेशन इन करिकुलम। देखिए, जब कोई भी करिकुलम बनाया जाता है, एक मैं बता देती हूँ कि करिकुलम होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब वो स्कूल में आता है, मान लीजिए बच्चा अब 6 क्लास में आ रहा है, ठीक है, अगर क्लास में कोई भी एक विकलांग बच्चा नहीं है, तो एक ही करिकुलम बनेगा, एक ही पाठ्यक्रम बनेगा बच्चों के लिए कि बच्चा इतने समय से इतने समय तक ये पढ़ेगा, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, हमें बच्चे में ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो उसी के हिसाब से काम होगा। तो ये सब चीज़ें करिकुलम के अंदर जो है लिखी जाती है। साल में कितनी विजिट इनको करवानी है बाहर, कितनी बार इनको बाहर लेके जाना है, म्यूज़ियम में लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही करिकुलम में लिखी जाती है, पाठ्यक्रम में लिखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। बट अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई डिफरेंटली एबल बच्चा है, कोई अगर विकलांग बच्चा है, तो उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। अब देखिए, आप एक विकलांग बच्चे को ही नहीं, आप एक नॉर्मल चाइल्ड को भी लेकर सोच लीजिए कि एक करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है चाइल्ड सेंटर करिकुलम। देखिए, करिकुलम किसके लिए बनता है, बच्चों के लिए बनता है, टीचर्स के लिए तो नहीं बनता, ठीक है, बच्चों के लिए बनता है। तो हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो चाइल्ड की मतलब बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, उसकी परेशानी को, उसकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हर चीज़ उसमें ऐसे डाली जाए कि वो बच्चे को लाभ करे, जो वो बच्चे को लाभ करे, ठीक है फ्रेंड्स। जो बच्चे की एक भी एक्टिविटी पूरे साल में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये बेफालतू में एक्टिविटी हो गई। भले ही उसका कोई स्पोर्ट्स का, आपने एक स्पोर्ट्स पीरियड जो डाला है, आपने सोचा है कि इस साल हम इन्हें वॉलीबॉल में ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो एक भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ड्राइंग से रिलेटेड है, एक भी उसका सब्जेक्ट या फिर एक भी उसकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे को लाभ ना करे। तो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। जो करिकुलम है, जो करिकुलम की चीज़ें हैं वो बच्चे के हिसाब से सेट की जानी चाहिए। तो ये जो करिकुलम है ये सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है, चाहे वो बच्चा डिफरेंटली एबल है, चाहे वो बच्चा डिफरेंटली एबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। मान लीजिए सब्जेक्ट सेंटर मतलब कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। देखिए जी, मान लीजिए कि एक विषय है, मान लीजिए साइंस है, ठीक है, तो क्या करिकुलम सिर्फ साइंस के बेस पे ही बनना चाहिए कि साइंस क्या होगी, साइंस में हमें ये सिखाना है, साइंस में हमें वो सिखाना है, साइंस के हिसाब से हम इन्हें ट्रिप कराएंगे, साइंस के हिसाब से हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। आप सिर्फ ये कराने के लिए कि भाई इस बार एग्ज़ाम में ये आएगा, इस वाले सब्जेक्ट में साइंस में इतने चैप्टर्स आएंगे, तो आप सिर्फ चैप्टर्स ही कराने पे लग जाएं,
तो सब्जेक्ट सेंटर जो है ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। सही ऑप्शन है हमारा चाइल्ड सेंटर करिकुलम। आपको अगर कभी ऐसे करिकुलम में छांटना भी आए ना और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी याद ना रहे तो आप चाइल्ड सेंटर करिकुलम लगाइएगा, आपका 110% जो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज। देखिए जी, आपसे पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों के किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अलग अलग मॉडल होते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि एक डिफरेंटली एबल बच्चा है, एक डिसेबल बच्चा है, उसको क्या है नॉर्मल बच्चे के क्लास में बिठाया जाता है और ये सारे हैं नॉर्मल बच्चे। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, क्या मॉडल ये दर्शा रहा है। मानसिक मॉडल दर्शा रहा है, ये सोशल सामाजिक दर्शा रहा है, ये फिजिकल दर्शा रहा है, ये रिहैबिलिटेशन दर्शा रहा है। देखिए, जब भी हम ऐसे मॉडल की बात करते हैं तो ये हमें सोशल सामाजिक जो मॉडल है वो दर्शाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मॉडल है वो हमें सामाजिक मॉडल दर्शाता है, मतलब कि हमें समाज में लेकर चलना है, बच्चे को एक मुख्य धारा में लेकर चलना है। तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर टिका हुआ है, सोशल, मतलब कि सामाजिक मॉडल पर टिका हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, हमें समाज में इस बच्चे को भी, जो एक नॉर्मल है, इस बच्चे को भी इक्वली लेके चलना है और जो ये डिफरेंटली एबल है इस बच्चे को भी समान रूप से देखना है, समान लेकर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? आगे देखते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रीहेंशन। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है एक बच्चे को प्रॉब्लम है किसमें, उच्चारण के समय में। कॉम्प्रीहेंशन मतलब उस उच्चारण के समय में अगर कोई बोल रहा है तो उसे समझने में, उसका बोध करने में उसको दिक्कत है। ठीक है, उसका संज्ञान करने में उसे दिक्कत है, उसका बोध करने में उसको दिक्कत है, उसका मतलब निकालने में उसको दिक्कत है और साथ ही साथ उसको बोलने में भी दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी बच्चे को, तभी वो ना ही बोल पाएगा ना ही समझ पाएगा। नहीं जी, ऐसा तो मैम ने कुछ भी नहीं बताया था। इमोशनल डिस्टर्बेंस एक कुछ समय के लिए होती है, कुछ पीरियड के लिए होती है। ये नहीं है कि जीवन भर आपके साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस चलती हो। ठीक है, कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, मतलब कि इसका मतलब है कि समय के साथ सब चीज़ें ठीक होती चली जाती है, सब चीज़ें जो है नॉर्मल होती चली जाती है। इट मीन्स कि आप अगर आज परेशान हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कल भी परेशान रहे, वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए जी, लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, बच्चा जो है समझ भी पाता है और बच्चा जो है बोल भी पाता है। याद रखिएगा, बच्चा जो है समझ भी पाता है और बच्चा क्या है, बोल भी पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी में या तो उसे रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, या उसे राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, या उसे मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। सेकंड हमारा लिखा है स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ से होंठ कटा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप मतलब कि होंठ कटा हुआ है, होंठ जो है नीचे का 2 हिस्सों में बटा हुआ है। या फिर किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हकलाने की दिक्कत होती है, हकला कर बोलता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में, स्पीच इम्पेयरमेंट में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझने में भी दिक्कत है, क्योंकि हमें ऊपर 2 वर्ड दिए गए हैं। एक तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, दूसरी हमें किसमें, संज्ञान करने में दिक्कत है, मतलब कि समझने में दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पीच रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, स्पीच अगर इम्पेयरमेंट है तो उसको सिर्फ बोलने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बनता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। जी हाँ, मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो भी कोई अगला कुछ बोल रहा है उसका मतलब वो नहीं समझ पाएगा। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता अगर किसी को होगी तो जो भी अगर कोई उसे कुछ बोला जा रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कुछ लर्निंग दी जा रही है, अगर उसको दी जाएगी वो नहीं समझ पाएगा। ऑलराइट, और साथ ही साथ क्या होती है, इनका जो क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता तो इनको बोलने में भी फिर प्रॉब्लम होती है। इन्हें ये नहीं पता होता कि ठीक टाइम पे क्या इन्हें बोलना चाहिए, क्या इन्हें नहीं बोलना चाहिए, अगर वो बोल भी पाता है तो।
वैसे अगर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है तो ये प्रोलॉन्ग्ड स्पीच रखते हैं, मतलब कि जैसे बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, ऐसे करके बोलते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वरना तो इन्हें समझने में तो दिक्कत होती ही है। तो आंसर है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड इज, ध्वनियों की अध्ययन है। तो आपने काफ़ी सारी पढ़ी होंगी कि स्टडी ऑफ स्टोन क्या होती है, स्टडी ऑफ बुक्स क्या होती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो साउंड का अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, बायोलॉजी बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है, एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। देखिए, इन तीनों में से कुछ भी नहीं बोला जाता। याद रखिए, हम साउंड से क्या करते हैं, ऑडियो, ऑडियो से याद रखना, ऑडियो से याद रखना अकोस्टोलॉजी, अकोस्टोलॉजी ऑडियो से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, द पीरियड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 12 ईयर्स, इसका मतलब है वह अवधि से जो 2 से 12 वर्ष तक होती है। देखिए, हमारी जो अवधियाँ होती है, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको इन्फेंट बोला जाता है, मतलब कि इन्फेंसी अवस्था होती है, वो शैशवावस्था होती है, ठीक है। फिर जब बच्चा होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो चाइल्डहुड में आ जाता है। चाइल्डहुड भी 2 हिस्सों में बटा होता है, एक तो प्री चाइल्डहुड होता है, मतलब कि पहला बचपन होता है, फिर दूसरा बाद का बचपन होता है, ठीक है। अडोलेसेंट क्या होती है, जब आप 18 साल से भी ऊपर हो जाए। टीन एज क्या होती है, मान लीजिए 13, 14, जिसमें टीन की स्पेलिंग आ रही है तो वो होती है किशोर अवस्था। तो जो हमारा 2 से लेकर 12 साल तक का पीरियड होता है वो होती है हमारी चाइल्डहुड अवस्था, मतलब कि बचपन, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एक्सपेंड एनसीएफ, एनसीएफ की आपको फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता भी होगी, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है नेशनली, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है। उसमें आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है टीचर्स को कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक का बच्चा इसमें होना चाहिए, इतने वर्ष से इतने वर्ष का बच्चा इस क्लास में होना चाहिए। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आती हैं ये सारी चीज़ें, जो गाइडलाइंस हमारे सारे स्कूल्स फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडेड हो, कोई भी स्कूल्स हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जी हाँ, इसको हम कंसिडर करेंगे, बट आपको सारे ही ऑप्शन एक बार तो पढ़ ही लेने हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बिना पढ़े कोई भी पहले से पहले ही अटेम्प्ट मत कर देना, टाइम कम हो तो बात अलग है, ठीक है। बट एक बार जल्दी से जाकर सारे ऑप्शन जो है हमें देखकर तभी हमें अपना आंसर लगाना है। नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, देखिए जी, कॉमन जैसा कोई वर्ड नहीं आता। नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नहीं जी, क्लास फ्रेमवर्क भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव, तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है। आपका सही आंसर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है जी। आगे चलते हैं। टीचर शुड, देखो शिक्षकों को करना चाहिए आपको, आप अब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप टीचर्स के अंदर आ जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक टीचर क्या होना चाहिए, एक टीचर में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। लिसन टू चिल्ड्रन, बच्चों को सुनो, जी हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए। लिसन विद एम्पैथी एंड विदाउट जजमेंट, जी हाँ, सहानुभूति के साथ, निर्णय के बिना ही सुनो, मतलब कि उस बच्चे को जज करे बिना सुनो, उसका पर्सपेक्टिव भी तो जानो कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। किसी बच्चे के प्रति किसी बच्चे को ये मत देखो कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा है, तो जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है मैं तो उसी की ही सुनूंगी या फिर सुनूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान लेकर हमें उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे सुनने चाहिए। किसी भी कोई भी अवधारणा उनके बारे में पहले से पहले ही नहीं बना लेनी है, ठीक है। अवधारणा अगर बनाना आप चाहते हैं तो सिर्फ ये बनाए कि ये बच्चा पढ़ने के लिखने के योग्य है, मैं इसको पढ़ा के रहूँगा या पढ़ा कर रहूँगी, इसका जो जीवन है वो अब मेरे हाथों में है, मुझे सौंपा गया है, ठीक है। ये वाली अगर आप अवधारणा लेके चलेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिसन विद एम्पैथी एंड विदाउट जजमेंट, जी हाँ, सहानुभूति के साथ सुनना और निर्णय के बिना सुनना। अनेबल चिल्ड्रन टू लिसन ईच अदर, जी हाँ, बच्चों को अवसर दे कि एक दूसरे से बातचीत करने की, बच्चों को एक दूसरे को सुनने के लिए सक्षम करें कि वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, एक दूसरे के अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे के जो उनके
मान लीजिए जो उनकी बातें हैं, जो उनके विचार हैं, उसको वो वैल्यू करना सीखेंगे, उसको वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। और उनको सारे जितने भी अलग अलग माइंड है, अलग अलग विचार के बच्चे होते हैं, उनके बारे में भी पता लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको दिया जा रहा है ऑल ऑफ दीज। देखिए सारे ही मुझे तो लगता है ऑप्शन ठीक है ना। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगर आपको कोई इसमें संशय हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल इन द वर्क ऑफ, देखिए पुनर्वास पेशेवर का पंजीकरण डैश का काम होता है। देखिए अब आप रिहैबिलिटेशन एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं, ठीक है। आप डीएड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने बीएड करी है, आपने एमएड करी है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एक रजिस्टर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बन जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये करता कौन है, एनटी, पीडब्ल्यूडी, आरसीआई, इग्नू। आप सभी को पता होगा, कोई संशय नहीं होना चाहिए इस बात में, आरसीआई करता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो इज, आदर्श शिक्षक छात्र रेशियो क्या है। देखिए जी 1:35, 1:40, 1:30, 1:60, मतलब कि एक टीचर पर 35 बच्चे, एक टीचर पर 40 बच्चे, एक टीचर पर 30 बच्चे, एक टीचर पर 60 बच्चे। आप बताइए कि हमारा जो एक्सेप्टेड, मतलब कि जो माना गया है, जो लिखित है पहले से ही, जो हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, हालांकि फॉलो तो इतना नहीं हो पाता है गवर्नमेंट स्कूल में, एक एक क्लास में 60-60 70-70 बच्चे होते हैं, बट स्टिल जो हमारा लिखा गया है जो गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उसमें क्या लिखा गया है कि कितने टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपके सामने 1:35 आ जाए और 1:30 आ जाए, आप इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को आपको टिक करके आना है। अब मैं इसका रीज़न देती हूँ कि मैंने इसमें 2 टिक क्यों किए हैं। देखिए एक टीचर पर 30 बच्चे रहने चाहिए, कौन सी श्रेणी के लिए बोल रही हूँ, प्राइमरी बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एक टीचर पर 35 बच्चे बोल रही हूँ, अपर प्राइमरी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। याद रखेंगे, एक टीचर पे 30 बच्चे रहेंगे किस में, प्राइमरी क्लास में, और एक टीचर पर 35 बच्चे रहेंगे किस पे, अपर प्राइमरी क्लास में, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन इसमें आपके इंक्लूड कर दिए हैं। आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विशेष छात्रों का अनुपात क्या रहता है, विशेष छात्रों का अनुपात क्या रहता है, 1:2, 1:5, 1:8, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए मैं इसका आंसर देना चाहूँगी ऑल ऑफ दीज। अब इसका मैं आपको कारण दे देती हूँ कि क्यों। देखिए अगर आपको सेरेब्रल पाल्सी, बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टिबाधिता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधित है बच्चा, तो रेशियो क्या रहेगा, एक टीचर पर 8 बच्चे होंगे, एक टीचर पर 8 बच्चे होंगे। ये तीनों आप याद रखेंगे, सेरेब्रल, विजुअल, हेयरिंग, ठीक है। इसके बाद याद रखिए चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, आईडी बच्चा होगा, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा बच्चे को, या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर बच्चे होंगी, तो एक टीचर पर सिर्फ 5 बच्चे रहेंगे, एक टीचर पर सिर्फ 5 बच्चे रहेंगे। याद रखिएगा, इस चीज़ को कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर डेफ, ब्लाइंड एंड कम्बिनेशन, देखिए जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में जिन्होंने फॉर्म भरा है अपने आईएट का, ठीक है, और जो अब एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, तो याद रखिएगा जिसको 2 या 2 से अधिक, एक ही बच्चे को एक ही समय पर अगर कंडीशन उसकी है, मतलब विकलांगता है, तो क्या होगा, टीचर सिर्फ 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा, कितने को, 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इन तीनों में से एक ऑप्शन दिया हो, आप वही टिक कर दीजिएगा। कब, जब आपको ना दिया हो क्वेश्चन में कि हम किस बच्चों की बात कर रहे हैं, हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो एक 1:2, 1:5, 1:8 याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ NCFH, देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मुख्य तत्व है, मुख्य बात क्या है, किस चीज़ पर आधारित है, ये क्या कहता है कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। लर्निंग विद बर्डन, देखिए बोझ के साथ पढ़ना, ये बोझ आप वो मत सोचिएगा कि बोझ के साथ पढ़ना, ये कोई मेंटली बोझ ले रहे हैं, ये बोझ आपके बस्तों का, आपके बैग्स का बोझ कह रहे हैं ये, ठीक है।
हम टीचर्स क्या है, हम मांग करते हैं कि जो बच्चे हैं वो किताबी भाषा में ना घुसकर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज इतनी ना होकर, बुकिश लर्निंग इतनी ना होकर प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो विदाउट बर्डन की हम लोग बात करते हैं कि बच्चे इतने भारी जो बस्ते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो नहीं होने चाहिए। उनका जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों को कार्य कर कर उनको समझाना चाहिए कि भाई ये कार्य ऐसे होता है, ये चीज़ें। मान लीजिए उनको मेट्रो स्टेशन के बारे में पढ़ाना है, तो एक मेट्रो स्टेशन में उनको विजिट कराइए, सारी चीज़ों को उनको दिखाइए। अगर आप उनको मूर्त रूप में दिखाते हैं ना सब चीज़ें, उनके ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, फिक्स हो जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद तो लर्निंग विद बर्डन तो ये नहीं कहता कि बस्तों के साथ आएँ बच्चे, बैग्स के साथ आएँ, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात बोलता है, जी हाँ, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लर्निंग विद प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस कर करके लर्नना नहीं, लर्निंग प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल अगर यहाँ पे होता कि प्रैक्टिस के बिना अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल होता तब हम उस चीज़ को कंसिडर करते, बट जो इसका मूल आधार है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे जो है कम से कम उनको बुकिश लैंग्वेज दी जाए। इसके बाद द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड बी अप्लाई टू। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हम प्रैक्टिकल लर्निंग की अब बात कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल लर्निंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि व्यवहारिक शिक्षण की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। आप प्रैक्टिकल लर्निंग करवा के बच्चों को देना क्या चाहते हैं, किस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं उन लोगों को, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए रेडी कर रहे हैं, उनका अभ्यास हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, उनको रियल वर्ल्ड वास्तविक दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, या उनको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देना चाहते हैं, मतलब कि सार ज्ञान देना चाहते हैं। देखिए इसका सही आंसर है हम उनको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं उसके लिए हम लोग इसको, इन बच्चों को जो है तैयार कर रहे हैं। हम ना तो उनके अभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं, ना ही हम उन्हें समाज के लिए तैयार कर रहे हैं। हम उनको रियल वर्ल्ड के लिए, वास्तविक दुनिया के लिए, वास्तविक दुनिया है क्या उस चीज़ के लिए हम इन्हें तैयार कर रहे हैं। देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट वाली जो वीडियो है, मैंने उसमें इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये वाला जो ऑप्शन है वो डाला है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया अगर किसी इंसान को होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डिप्लोपिया का मतलब होता क्या है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। कैनॉट सी को तो मैम ने बताया था कि ब्लाइंड बोलते हैं। कैनॉट हियर मतलब सुन ही नहीं सकता, तो उसको तो हेयरिंग इम्पेयर बोलते हैं। कलर ब्लाइंड, मैम ने इसको भी बताया था कि कलर ब्लाइंड लोगों को तो कुछ और बोलते हैं। देखो डाई लिखा है पहले, डिप डी आई लिखा है पहले, तो डी आई से याद रखना दो, ठीक है। डी आई लिखा हो, बी आई लिखा हो, मतलब कि दो, ठीक है, रूट वर्ड है ये, याद रखना। तो क्या होता है, डिप्लोपिया जिनको होता है इन लोगों को क्या है, चाहे ये चश्मे लगा ले चाहे ये ना लगाए, इनको एक चीज़ दो दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए हम ब्रेल स्क्रिप्ट की काफ़ी दिन से बात करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली देयर आर, देखिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, ब्रेल का एक बॉक्स होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बॉक्स होते हैं पूरे ही पेज पे, ठीक है, पूरे ही पेज पे ये सक्रिय से बॉक्सेस होते हैं, और एक बॉक्स के अंदर आपसे डॉट पूछे जा रहे हैं कि कितने होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स एक बॉक्स में 6 होते हैं, याद रखिएगा, एक बॉक्स में 6 होते हैं। किस तरीके से, ऐसे होते हैं। एक डॉट अगर ये लगाएंगे मतलब कि ए, 2 डॉट लगाएंगे तो मतलब कि बी, याद रखेंगे। एक कॉलम में 6 डॉट्स होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि CBR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने काफ़ी बार जिक्र किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जी हाँ, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कोचिंग बेस्ड रिहैबिलिटेशन, कोचिंग का तो ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं था। कोचिंग बेस्ड रिलैक्सेशन, ऐसा भी मैम ने कुछ नहीं बोला था। कॉमन बैरियर रिहैबिलिटेशन, ऐसा भी मैम ने कुछ नहीं बताया था। तो आंसर है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, मतलब कि समुदाय आधारित पुनर्वास, ठीक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैज़ डिस्टर्ब्ड, मतलब कि एक अगर विकलांग बच्चा है उसको किस चीज़ में कठिनाई होती है, वो किस चीज़ से, उनको किस चीज़ में परेशानी होती है, ऑलराइट। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जी हाँ, बौद्धिक कामकाज, अगर आपने आईडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बौद्धिक कामकाज, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बौद्धिक कामकाज में उन्हें दिक्कत होती है। प्रैक्टिकल फंक्शनिंग, जी हाँ, कामकाज, उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकल जो उनको व्यवहारिक कामकाज करने हैं उसमें भी उनको दिक्कत आएगी। सोशल फंक्शनिंग, देखिए हर
काम जो भी हम करते हैं वो दिमाग से रिलेटेड होता है। आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप अगर खाना भी खा रहे हैं वो भी दिमाग, उसमें भी दिमाग चाहिए। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं उसमें भी दिमाग चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं उसमें भी दिमाग चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही एरिया जो है, सामाजिक कामकाज हो, व्यवहारिक हो, बौद्धिक हो, ये सारे ही उसमें अफेक्ट करते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, इसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। आपको बताया गया है, नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, नीचे कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा अपने पेपर में भी। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन, विजन लॉस एंड लो विजन। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है इस बारी। मेरी बेस्ट विशेज़ आपको। बाय बाय।